नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत यूपीएससी के द्वारा 16 नवंबर 2025 को स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्रुखाबाद। लखनऊ मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडलों में से एक है, जिसके अंतर्गत आपके कितने ज़िले आते हैं? 6 जिलों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से आपका उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और लखनऊ स्वयं आपका शामिल है। नंबर 5 आपका इसके अंतर्गत जो शामिल है वो है हरदोई, और नंबर 6 जो शामिल है वो है आपका लखीमपुर खीरी। ये 6 जिलों को आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, फर्रुखाबाद इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से भदोही का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोएडा, मंजनपुर, ज्ञानपुर, खलीलाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कई ऐसे आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनके मुख्यालय अलग अलग शहरों के नाम से जाने जाते हैं, उनका अलग अलग मुख्यालय है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि भदोही का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानपुर में आपके भदोही का मुख्यालय स्थित है। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका नोएडा में किसका मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में आपका मुख्यालय स्थित है। वहीं आपका मंजनपुर में किसका मुख्यालय स्थित है? तो कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो आपके मंजनपुर में आपका स्थित है। वहीं अगर हम संत कबीरनगर की बात करते हैं, खलीलाबाद की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय यानी किस ज़िले का मुख्यालय है? तो संत कबीरनगर का ये मुख्यालय है खलीलाबाद। इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानपुर भदोही का मुख्यालय स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये क्या है आपका? यहाँ पर खीरी लिखा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले का जो है आपका कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 660 वर्ग किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर, 6905 वर्ग किलोमीटर, 5986 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 7680 वर्ग किलोमीटर है आपके लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जो लखीमपुर खीरी जिला है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बिगेस्ट जिला है, अर्थात आपका लार्जेस्ट जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वहीं हम 660 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो ये आपके हापुड़ का क्षेत्रफल दे रखा है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट जिला है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से रॉबर्ट्सगंज किस जिले का मुख्यालय स्थित है? कानपुर देहात, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा गया है। जिले का मुख्यालय ऑलरेडी दे रखा है, पूछा गया है कि कौन से जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज स्थित है। तो ये चीज़ आपको पता करनी है, रॉबर्ट्सगंज किसका मुख्यालय स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो आपका रॉबर्ट्सगंज आपका मुख्यालय है वो किसका है? आपका सोनभद्र जिले का है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस प्री 2023 और 22 में भी पूछा गया है। वहीं अगर हम एक एक करके अदर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है, अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। जैसे हम बात करते हैं जालौन की, तो जालौन का जो मुख्यालय स्थित है वो आपके उरई में स्थित है। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करते हैं तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके नौगढ़ में।
वहीं अगर हम कुशीनगर की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका पंडरौना में है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कानपुर अगर हम देहात की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आए हैं, अकबरपुर माटी, इनको आपको लर्न करना है कि इनके जो अलग अलग आपके दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था रॉबर्ट्सगंज किस जिले का मुख्यालय स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो मुख्यालय स्थित है वो है सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? चौधरी नारायण सिंह, श्रीमती सरोजिनी नायडू, पुरुषोत्तम दास टंडन, कुंवर मानवेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में फैक्ट समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी फर्स्ट ऐसी वुमेन या फीमेल राज्यपाल थी जो किसी भी भारतीय स्टेट की बनने वाली पहली राज्यपाल थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एज ए गवर्नर, कोई भी आपका स्टेट हो उसकी पहली गवर्नर बनी थी। उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर कब से कब तक रही थी, तो 1947 से लेकर 1949 ईस्वी तक ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही थी। जबकि अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पहले डिप्यूटी सीएम कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह थे, यानी उप मुख्यमंत्री थे आपके चौधरी नारायण सिंह। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो ये आपके विधानसभा जो होती है उसके अध्यक्ष थे पहले। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट ईयर, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन होगा 2, श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1936 ईस्वी में ये राजधानी बनी थी, लेकिन 1921 और 22 की डेट की लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंशिक रूप से इसकी राजधानी बना था उत्तर प्रदेश की। वहीं अगर हम पूर्ण रूप से बात करते हैं तो 1936 में ये पूर्ण रूप से राजधानी बन गया था उत्तर प्रदेश की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में स्थित है आपका न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मेंथोल मिंट के लिए जाना जाता है? प्रतापगढ़, बाराबंकी, सहारनपुर, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में जो स्टेनोग्राफर की आपकी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एग्ज़ाम आपका हाल ही में हुआ है 16 नवंबर 2025 को। डायरेक्टली उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मेंथोल मिंट के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बाराबंकी। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले। प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आंवला उत्पादन के लिए। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो सहारनपुर कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है आपका। और किसके लिए जाना जाता है, तो वो संतरा प्रोडक्शन के लिए भी आपका सहारनपुर जाना जाता है। वहीं अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ किसके लिए फेमस है, तो इसे हम क्रांति नगरी भी कहते हैं। अब क्रांति नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 मई 1957 को यहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका प्रारंभ हुआ था। वहीं खेल के सामान के लिए भी सबसे ज़्यादा इसे जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपकी स्टेनोग्राफर की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 16 नवंबर 2025 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाराबंकी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके स्टेनो में पूछा गया था। स्टेनो में किस प्रकार से पूछा गया था, 2025 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 16 नवंबर को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया था। 16 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है स्टेनो का UP-SSSC का। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में
जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है उसकी थीम पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? आपकी थीम पूछी गई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। उत्तर प्रदेश को प्रथम राज्य की झांकी की प्रदान की गई है, यानी जो परेड की प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसकी झांकी को? राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है। 2025 में इसकी जो पूछी गई थी वो थी आपकी थीम। तो थीम क्या है उत्तर प्रदेश की? महाकुंभ 2025, विरासत और विकास, ये इसकी थीम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है कि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल दे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या है कि प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। टाटा थर्मल पावर स्टेशन जो सरयू नदी के पानी का उपयोग करने वाला कोयला का आधारित एनटीपीसी संयंत्र है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 16 नवंबर को। जो मैं इस क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं मोस्टली उन क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया है, जिससे कि आपको एक रिवीजन हो सके कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिससे कि आपकी रिवीजन में भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देखिए टाटा थर्मल पावर स्टेशन है, कहाँ पर है? सरयू नदी के पानी का प्रयोग करता है। कोयला से आधारित आपकी बिजली उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम संयंत्र है एनटीपीसी का। किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कानपुर, सरयू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये अंबेडकर नगर में स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में ई तुला प्रणाली का संचालन कौन सा विभाग करता है? आर्थिकी विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, लोक एवं कार्मिक विभाग, रक्षा मंत्रालय का सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ई तुला प्रणाली का संचालन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विधिक माप एवं विज्ञान विभाग आपका प्रणाली का क्या करता है? संचालन करता है। किसका? तुला प्रणाली का, यानी जो वेटेज होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रणाली का। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका स्टेनो में ही पूछा गया है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 नवंबर 2025 को। सभी क्वेश्चन हमने मैक्सिमम ऐड किए हैं और अपनी तरफ से करंट अफेयर्स को भी इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? चंबल, टोंस, सरयू, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आपकी गंगा की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी आपका स्टेनो में पूछा गया था, लेकिन इसकी मैंने थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया इसके अंतर्गत। वहाँ पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी, मैंने सिर्फ ओनली सिंपल की है। सहायक नदी पूछा गया है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, टोंस है वो सहायक नदी है। किसकी? आपकी गंगा की सहायक नदी। क्वेश्चन 2025 में ये किस नाम से पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या है? गंगा की सहायक नदी भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सही आंसर क्या था? आपका टोंस था। जबकि चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी की चंबल सहायक नदी है। वहीं अगर हम गोमती की बात करते हैं तो ये फूलर लेक से निकली है। कहाँ से निकली है? आपकी फूलर लेक से इसका उद्गम हुआ है। मैदानी क्षेत्र की आपकी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, टोंस। फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका स्टेनो में पूछा गया है, जो आपका 16 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें पूछा गया था। बस इसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि आयोजित होने वाला काशी तमिल संगम किस राज्य में मैंने किया है। वहाँ पर पूछा गया था वाराणसी में जो कौन सा आपका महोत्सव आयोजित किया गया था। तो सही आंसर क्या है? काशी तमिल संगम का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये कौन सा एडिशन है आपका जो आयोजन किया गया था फरवरी 2025 में? तो ये 3rd एडिशन का आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो आपका नॉर्थ इंडिया की संस्कृति है, क्या है? आपका नॉर्थ इंडियन कल्चर है और उसको साउथ इंडियन कल्चर के साथ में सम्मिलित करना है। एक दूसरे की संस्कृति को क्या करना है? समझना है। ये इसका मोटिव है, ध्यान रखिएगा।
कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी में फरवरी 2025 को। उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति स्थित है? आगरा, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो में। ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टेनो के हमने इस बार क्वेश्चन सभी ऐड कर लिए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। संग्रहालय में कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मथुरा जिले में। अब मथुरा जिला कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है आपका यमुना के किनारे पर आपका स्थित है। यहाँ पर आपकी जो मूर्ति है उसकी शैली क्या थी या फिर कह सकते हैं किस प्रकार की थी? तो गांधार शैली से बनाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था अपने इंडिया में, तो वो आपका मथुरा में ही माना जाता है कि मूर्ति निर्माण का कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल सेवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ हुई? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्टेनो 2025 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ हमारा रिवीजन सही डायरेक्शन में जा रहा है। दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल सेवा उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्टार्ट हुई थी? भारत की बात की जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई थी? प्रयागराज से हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको प्रारंभ कब किया गया था वो भी समझ लीजिए। इसको प्रारंभ किया गया था आपका 18 फरवरी 1911 ईस्वी को। कहाँ से? प्रयागराज से। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5। कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, संगम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका स्टेनो में पूछा गया है। स्टेनो में आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले से ही। 20 क्वेश्चन आपके स्टेनो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन को हमने आज के टेस्ट पेपर में सम्मिलित किया है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी करंट है वो बदल दी गई है, जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली याद हो सकें, आप किस तरह से रिवीजन कर रहे हो वो भी आपको पता लग सके। यहाँ पे पूछा गया भीतरगांव मंदिर किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुप्त वंश से ये संबंधित है। जबकि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ये स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कानपुर ज़िले में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रपाल, गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 16 नवंबर 2025 को स्टेनो में, जो UPSSC ने कंडक्ट कराई है उसमें। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। वहीं अगर आपकी चंद्रपाल की बात करें तो ये विधान परिषद के सभापति थे। विधान परिषद के सभापति हैं आपके प्रथम। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं हम पुरुषोत्तम दास टंडन, चौधरी नारायण सिंह की बात करें तो ये आपके फर्स्ट डिप्यूटी CM थे, यानी आपके उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो ये आपके जो विधानसभा होती है उसके प्रथम अध्यक्ष थे। एक एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अगेन बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रेमचंद को, हरिऔध को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर किला किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, बांदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है
किस में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन 16 नवंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट आपका हुआ है उसमें क्या पूछा गया है, तो डायरेक्टली पूछा गया है कि कालिंजर का जो किला है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ये स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बांदा ज़िले में ये स्थित है। लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था आपके जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर 2025 को, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में स्थित कालिंजर किले को कब अंग्रेज़ों ने आपका कब्जा कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज़ों के द्वारा 1822 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के लिए किस देश को साझेदारी देश चुना गया था। इजराइल, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्टली आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन स्टेनो में पूछा गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, रूस देश को पार्टनर देश के रूप में आपका चुना गया था आपके केस में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ के बारे में भी हम अभी इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था पार्टनर कंट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका आयोजन हुआ कहाँ था। तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ पिछले वाले टेस्ट पेपर्स में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसके 15 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये इस तरह के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके PDF में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो में आप जा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेयो मेमोरियल हॉल स्थित है। कानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका स्टेनो में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को वहाँ पे पूछा गया था कि जो मेयो मेमोरियल स्थित है उसको किसने बनाया है, और मैंने क्वेश्चन कर दिया कि कौन से ज़िले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये प्रयागराज ज़िले में स्थित है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो 1879 में इसको बनाया गया था। अब डिजाइनर कौन था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो R. रस्केल वेन के द्वारा इसे निर्मित किया गया था या फिर बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, जैनिक सिनर के द्वारा आपका विंबलडन 2025 का खिताब जीता गया है। अब एक एक करके हम बात करते हैं विंबलडन 2025 के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। जो आपके कार्लोस अल्कराज है वो क्या रहे हैं, आपके रनर अप रहे हैं, अर्थात उप विजेता आपके रहे हैं। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में समझ लीजिए। जैनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कभी कभी देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके इटली से बिलोंग करते हैं। जो आपका विंबलडन खिताब है, विंबलडन जो टूर्नामेंट है वो किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका एक टेनिस टूर्नामेंट है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। कहाँ पर ये खेला जाता है, तो ये आपका UK में खेला जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके वुमेन विंबलडन की, कि वुमेन के अंतर्गत कौन आपका जीता है। तो वुमेन में जीती कौन है आपकी, इम्पोर्टेंट है। तो वो विनर है आपकी ईगा स्वितेक। क्या है आपकी,
ईगा स्वेस्तिक इसकी विनर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ईगा स्वेस्तिक कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और ईगा स्वेस्तिक के बारे में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके बारे में कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो UPSSC जिन जिन बच्चों ने दिया है 2025 का एग्ज़ाम पैट का, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि वुमेन के अंतर्गत विंबलडन का खिताब किसने जीता है, ईगा स्वेस्तिक ने जीता है। जबकि रनरअप कौन रही हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका रनरअप का नाम पूछ ले, तो एनिसिमोवा, इनका नाम भी आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका, या फिर कह सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ ले। UPSSC का कोई भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जेनेट सिनर। रिजर्व पुलिस फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनने वाली महिला कौन है? दीपांशी गुप्ता, सोनाली मिश्रा, अनु श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, इनमें से कोई नहीं। जब भारत में कोई पहली महिला बनती है वो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को इन्हें चुना गया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक के लिए इन्हें चुना गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो 1 अगस्त 2025 से इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 31 अक्टूबर 2026 तक। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं RPF के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना RPF की कब की गई है, हो सकता है पूछ ले आपसे। तो 2 जुलाई 1872 ईस्वी को इसकी आपकी स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोनाली मिश्रा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेड्स रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आपका क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेड 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 भारत की 8वीं रैंक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेड 2025 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि सर इसकी 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही थी। तो 2024 में भारत की रैंक 10th रैंक थी। इसका मतलब है कि भारत को इसके अंतर्गत बढ़ोतरी मिली है। भाई प्रथम सेकंड रैंक किसकी है, तो वो भी देख लीजिए। प्रथम रैंक प्राप्त की है आपके USA ने, दूसरी रैंक प्राप्त की है आपके चाइना ने, और तीसरी रैंक प्राप्त की है आपके जर्मनी ने। तो इनको भी आपको लर्न करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का, क्योंकि हो सकता है कि जारीकर्ता का नाम पूछ ले, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो वो है वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल। तो वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। व्यापार सुगमता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार सुगमता सम्मेलन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब आयोजनकर्ता कौन था, आयोजक कौन था, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा, आयोजक हैं आपके CBIC के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 2025 की थीम क्या है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था उसकी थीम पूछी गई थी। तो हो सकता है इसकी भी थीम पूछ ले। तो साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड, तो इसकी जो थीम है वो क्या है आपकी, साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नई दिल्ली। हरेला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका SSC 2024 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है।
क्योंकि उस समय इसकी थीम भी पूछी गई थी, क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब हमने जो ऐड किया वो डायरेक्टली किया कि हरेला त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तराखंड राज्य में ये मनाया जाता है। उत्तराखंड के साथ साथ और कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भी ये राज्य में मनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, कहाँ पर ये मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इसके अंतर्गत आपकी की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन दोनों की ही सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है इस त्यौहार के अंतर्गत। और ये कौन सा त्यौहार है, तो ध्यान रखना है ये फसल त्यौहार है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आप पे कई बार आपके पूछे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध भारत के किस राज्य से है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसकी। क्या बात करना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की किसने प्राप्त किया है, वर्षा देशपांडे ने। अब पूछा क्वेश्चन में गया है कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनका संबंध आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको किस रोल के दिया गया है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो किस क्षेत्र में इनके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लिंगपात के लिए इन्होंने जागरूकता अभियान स्टार्ट किया था। क्या किया था, लिंगपात आधारित जो रोग होते हैं, गर्भ विरोधी रोग होते हैं, उनको रोकना था। गर्भपात को रोकना इनका उद्देश्य था। लिंगपात, गर्भपात को रोकने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, उसके लिए इन्हें दिया गया है ये आपका पुरस्कार 2025। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, महाराष्ट्र। BIOMU यानी बायोएमयू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बायोम की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है एम। तो इसके अंतर्गत जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, किसके थ्रू होते हैं, प्रोटीन के थ्रू होते हैं। तो प्रोटीन में होने वाले चेंजेस को ये मेजरमेंट करेगा ये सॉफ्टवेयर। ये चीज़ के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। किसके द्वारा ये किया गया था, तो बिल गेट्स, आप ऑलरेडी नाम इनका जानते ही होंगे, अमेरिकन व्यक्ति हैं आपके, और पॉल एलन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी माइक्रोसॉफ्ट की। ध्यान रखिए कहाँ की कंपनी है, तो ये आपकी एक अमेरिकन कंपनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बायोएमयू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को के द्वारा मराठाओं के कितने किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 10, 11, 12, 10, 11, 13, 15, इनमें से कोई नहीं। तो 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को के द्वारा मराठाओं के कितने किलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 12 मराठा किलों को इसके अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिनमें से आपके 1 किला तो कर्नाटक में स्थित है, जबकि 11 किले कहाँ पर स्थित हैं, तो वो स्थित है आपके महाराष्ट्र में। तो टोटल आपके किलों को सम्मिलित किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कितने, 12 किलों को। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि यूनेस्को से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। तो यूनेस्को की स्थापना हुई है 1947 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाना है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, इंडिया में इसका आयोजन किया जाना है 2027 में। किस राज्य के द्वारा गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र राज्य ने इसको इस तरह से घोषित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब महाराष्ट्र जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के जो सीएम है, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4, महाराष्ट्र। यूपीआई लागू करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश कौन सा है, बोत्सवाना, केन्या, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब आपके एशियन कंट्री के बारे में पूछा गया था, मालदीव के बारे में पूछा गया था, तभी यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था। अब तो पूछ रहा है कि यूपीआई लागू करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नामीबिया। अब नामीबिया में आपका क्या है कि यूपीआई को लागू कर दिया गया है, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। कब किया गया था, एक एक करके बात भी कर लेते हैं इसकी। तो यूपीआई एक्चुअली में आपका है क्या, तो यूपीआई आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रांसफ़र मनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंडियन के द्वारा इसे बनाया गया है। कब से ये स्टार्ट की गई है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग मनी की, तो ये की गई है 11 अप्रैल 2016 से, जब आपकी नोटबंदी हुई थी उस समय से इसको प्रारंभ किया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर ही लीजिए क्योंकि हो सकता है कि पूछ ले। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। गजमित्र पहल किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है गजमित्र पहल की किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये असम राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है इसका प्रारंभ करने का, क्योंकि टारगेट इम्पोर्टेंट है। तो आपका यहाँ का जो टारगेट है वो ह्यूमन प्लस जो एलिफेंट हैं उनका संघर्ष रोकने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, कि उनका संघर्ष कैसे रोका जाए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उद्देश्य इसका क्या है, संघर्ष को रोकना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यहाँ के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, असम। श्रावणी मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो श्रावणी मेले का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड राज्य में इसका आयोजन प्रत्येक साल में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं झारखंड में भी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो देवघर में किया गया है। ध्यान रखना है, देवघर जिला। अब देवघर में ऐसा क्या है जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन बैद्यनाथ जो धाम है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अब बैद्यनाथ धाम क्या है, तो उनमें से एक है लिंग, यानी जो आपके 12 लिंगेश्वर हैं आपके, उनमें से एक लिंगेश्वर धाम है आपका बैद्यनाथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया, 65 लाख परिवारों को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा, कि 65 लाख फैमिलीज को क्या दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस कितने रुपए का दिया जाएगा ये भी आपको नोटिस करना है। तो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा एक फैमिली को। ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी इम्पोर्टेंट है। कहाँ प्रारंभ किया गया है, पंजाब में। पंजाब की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ राजधानी है इसकी।
और इसके सीएम कौन है, तो आप ऑलरेडी सीएम जानते ही हैं, भगवंत मान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 पंजाब। निम्नलिखित में से $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी SSSC कोई भी क्वेश्चन कराती है 2025-26 में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, स्पेसएक्स, अमेजॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। उस कंपनी का नाम है नेविडिया कंपनी। क्या नाम है, NVIDIA कंपनी है, दुनिया की पहली जो $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य पर पहुंची है। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है। और अमेरिकन कंपनी होने के साथ साथ ये कब इसकी स्थापना की गई थी ये भी देख लीजिए। तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया। यहाँ का एक एक पॉइंट आपको याद करना कंपलसरी है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है नेविडिया कंपनी जो कि $4 ट्रिलियन की कंपनी बनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 14 जुलाई 1917, 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1689, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में ये क्रांति घटित हुई थी। अब एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय का राजा कौन था जिस समय इसकी लड़ाई हुई थी या कह सकते हैं क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर आपको याद करना है लुई 16वां। लुई 16 आपका उस समय राजा था जब ये आपकी लड़ाई हुई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो बातसील के किले से की गई थी ये लड़ाई। बातसील के किले को ढा दिया गया था जब से ये प्रारंभ मानी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम फ्रांस की क्रांति से ही हमने जो आपके 3 शब्द लिए जाते हैं जिसमें से आपका समानता शब्द है, बंधुता शब्द है आपका, ये जो है आपके ब्रदरहुड है आपका, समानता जैसे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था। 1938, 1939, 1940, 1942, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी ने कब किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1939 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो सितंबर 1939 में आपका आक्रमण किया था जर्मनी में। यही आपका मेन रीजन बना था। किसका मेन रीजन बना था वो भी देख लीजिए। तो ये मेन रीजन बना था आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यानी मेन रीजन था किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कंडक्ट हुआ था आपके, उसका मेन रीजन था आपका जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण करना। ये कब से कब तक चला था, तो ध्यान रखिएगा सितंबर 1939 से लेकर ये चला था आपके अगस्त 1945 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी पर महासागरों में कितने प्रतिशत अपनी उपस्थिति है। 98.3%, 97.3%, 96.12%, 95.12%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर महासागरों में कितने प्रतिशत जल की उपस्थिति है। ये अपनी नहीं है, क्या है आपकी, जल की उपस्थिति आपकी पूछी गई है। एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 97.3% आपका पानी उपस्थित है महासागरों में। अब देखिए यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, जैसे ये आपकी क्या है, अर्थ है आपकी। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको हमने क्या किया कि डिवाइड किया है, आपके 2% में डिवाइड होता है। 29% में तो आपका क्या है, आपकी सोइल है यानी मिट्टी है, अर्थात आपकी धरती है। जबकि अर्थ पर आपके 71% पर आपका क्या है, वाटर है।
अब इस 71% में सबसे ज़्यादा वाटर मिलता है वो आपके महासागरों में मिलता है 79.3%। जबकि एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए कहाँ पर कितनी उपस्थिति है, तो महासागरों में जो पानी की उपस्थिति है वो कितनी है 97.3%। वहीं अगर हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो वहाँ पर कितनी परसेंट है, तो 2 पॉइंट आपका वहाँ पे भी इसी तरह से आपका है 2.137% के समथिंग है आपका। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, जो हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को, भूमिगत पानी को, तो मात्र 0.67% ही पानी है जो हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिवर में कितना पानी उपस्थित है, तो 0.0009% आपका पानी रिवर में उपस्थित है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल के किस परत में परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की है, वायुमंडल की किस परत में परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अब ये वो क्षमता उसी में हो सकती है जहाँ पर आपकी ओजोन लेयर हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समतापमंडल, क्योंकि समतापमंडल में भी एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, और ओजोन लेयर ही आपके यूवी रेज को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे हमें हानिकारक कैंसर, जो स्किन कैंसर होता है, इसके कारण वो नहीं हो पाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे दक्षिण में बहती है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, स्वर्णरेखा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी नदी है जो सबसे दक्षिण में बहती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 कावेरी। इनकी स्थिति देख लीजिए एक एक करके, क्योंकि कावेरी जो नदी है वो कहाँ बहती है, आपके तमिलनाडु में बहती है। वहीं अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो ये आपके एमपी में से उद्गम होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके झारखंड में उद्गम हो जाता है। इसका झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में ये बहती है, इसलिए ये तो नहीं होगी दक्षिण में। वहीं अगर हम गोदावरी की बात करते हैं तो ये भी आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ पर ये बहती है। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगी, कावेरी, जो कि तमिलनाडु में बहती है, जो कि आपका सबसे साउदर्न पोस्ट है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कावेरी। इस प्रकार से आज के हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इस वीडियो के अंतर्गत वे सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि स्टेनोग्राफर 2025 में आपके पूछे गए हैं। स्टेनोग्राफर का UPSSC ने क्वेश्चन कंडक्ट कराया था। कब कराया था, तो ये कराया गया है 16 नवंबर 2025 को। उसके सभी क्वेश्चन को इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित किए गए हैं जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित है। इसलिए आपको अगर 1 अप्रैल से लेकर 2025 तक, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं यूपी स्पेशल के, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो से आपके 4 क्वेश्चन ईजिली आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से आपका थीम पूछी गई है, ट्रेड शो पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हमने ऑलरेडी आपके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऑलरेडी आप हमसे जुड़े रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।